इंडिया एक ऐसे कंट्री है जो वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd हाईएस्ट कंट्री है। जिस कंट्री के तीनों साइड से ओशंस है, वो कंट्री इंडिपेंडेंस के दौरान सबसे ज्यादा लिटरेसी और पॉवर्टी थी। वो कंट्री आज मिलिट्री पावर में 4th और इकोनॉमिक पावर में 5th पोजीशन पे है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या हुआ और कौन सी मेजर इवेंट्स हुए जिससे इंडिया आज यहाँ तक पहुंचा है। फर्स्ट, पार्टीशन। इंडिया 1947 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हुए थे, एक हिंदू मेजोरिटी और दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। पार्टीशन की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुए थे। एसेट के डिवीजन की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए थे। पाकिस्तान से जो बहुत ज्यादा रिफ्यूजी आए थे उन्हें घर देना और उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती थी। इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से भी कश्मीर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा। तीनों इंडियन वॉर जो इंडिया और चाइना के बीच 1962 के अक्टूबर और नवंबर के बीच में हुआ था। 1962 में चाइना ने 30,000 सोल्जर के साथ इंडिया पर अटैक किया था। उस वक्त इंडिया की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से इंडिया को उस वॉर में हार मुकाबला करना पड़ा था। इंडो चाइना वॉर का ये इम्पैक्ट हुआ था कि इस वजह से भारत की वीकनेस पाकिस्तान और वर्ल्ड को पता चल गई थी। इस वजह से हिंदी चीनी भाई भाई इस स्टेटमेंट को भी बहुत ज्यादा आ गया था। चाइना इंडो चाइना वॉर का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इस वजह से नेहरू जी के लीडरशिप पर भी क्वेश्चन मार्क्स आए थे। थर्ड, 1960 में नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। इंडिया में MS स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। इस वजह से फूड ग्रेन जो बाहर से आ रहे थे उनका इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के मदद से फार्मर जो इंडिया में थे उनकी इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ था कि इस वजह से जो भारत में रीजनल डिस्पैरिटी जो स्टेट में थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। जैसे पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ था। लेकिन यही अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो उन्हें उतना ज्यादा इससे फायदा नहीं हुआ था। फोर्थ, 1971 का वॉर। पाकिस्तान और इंडिया का ये वॉर जो कश्मीर के मुद्दे से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये वॉर स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर जो डोमिनेशन है उसकी वजह से। ये वॉर इंडिया के लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट क्यों था? फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इंडिया के वेस्टर्न साइड वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड ईस्टर्न पाकिस्तान के डोमिनेशन की वजह से इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। सेकेंड, वेस्टर्न पाकिस्तान के ईस्टर्न पाकिस्तान के डोमिनेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा लोग रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आ रहे थे। ईस्टर्न पाकिस्तान की वजह से जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही थी। फिफ्थ, इमरजेंसी जो 1975 से 1977 तक चली थी। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली को इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी को लगाने के लिए कहा था। लेकिन इस इमरजेंसी का इंडिया पर क्या असर हुआ? तो उस वक्त के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को उस वक्त डिटेन किया गया था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी के जो अनुयायी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाकर पार्लियामेंट की टर्म 6 साल तक कर दिया गया था। उस वक्त सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था, क्या इंडियन डेमोक्रेसी बचेगी या फिर नहीं। 6, 1991 के LPG रिफॉर्म्स। 1991 में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे थे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव उनके अध्यक्षता में इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया था। उस LPG रिफॉर्म्स के वजह से इंडिया को क्या फायदा हुआ तो हम देखते हैं। पहला हमारे GDP में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण भारत में बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। जो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिले उस वजह से भी हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा और इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ। 7, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। 1992 के दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा दंगे या फिर कम्युनल हुए थे। बाबरी मस्जिद को गिराने की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के कंट्री से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की वजह से इंडिया के सेकुलर आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। 8, पोखरण 2। 1998 में अटल बिहारी जी के नेतृत्व में 5 एटॉमिक बॉम्ब पोखरण में टेस्ट किए गए थे। इस वजह से भी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी और वॉर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हुए थे। 9, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005।
2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट की वजह से कोई भी सिटीजन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता था। तो आरटीआई एक्ट का ये उद्देश्य था कि इस वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इस वजह से भी करप्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आरटीआई एक्ट का मेन गोल ये था कि इस वजह से जो नॉर्मल सिटीजन है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकेंगे। तो 9 लोकपाल एजिटेशन, इस मूवमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। और इस मूवमेंट का ये गोल था कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो जो सबसे ज्यादा करप्शन करती है उसे कम करना। तो इस मूवमेंट की वजह से जो गांधीयन आइडिया था वो मेन स्ट्रीम में आ गया था और अन्ना हजारे जी जो नेशनल लीडर की तरह उभरे थे। जो फार्म बिल्स रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट इंडिपेंडेंस डे के बाद से अब तक का फार्मर का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, वो 1.5 साल तक चला था। इस मूवमेंट में दिल्ली चलो, रोड को ब्लॉक करो और रोड को और बॉर्डर्स को ब्लॉक करना, ये सबसे बड़े मूवमेंट्स थे। तो इस आंदोलन ने गलत मोड़ पकड़ा जब रिपब्लिक डे के दौरान कुछ लोगों ने रेड फोर्ट में जाकर अपना तिरंगा नीचे लाने की कोशिश की थी। ऐसे ही बहुत सारे घटनाओं के कारण इंडिया यहाँ तक पहुंचा है और इसका हमें गर्व होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।